गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। क्या खूबसूरत दिन है, सूरज चमक रहा है और परिंदे चहक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि वो दिन आ चुके हैं जब जगह जगह ढूंढ के हमारे वो जो बच्चे हैं ना जाते हैं नहाने के लिए, ठीक है, वो भी दिन आ चुके हैं और उसके साथ साथ स्विमिंग पूल भी ओपन हो चुके हैं, वो दिन भी आ चुके हैं। और ठंडा ठंडा पानी और फिर उसके बाद पंखे के नीचे जाके सोना। हाँ। क्या ही बात है, इस खूबसूरत लम्हात की। हर मौसम को एंजॉय किया करें। बिल्कुल। और इसको कहते हैं कि हर मौसम को एंजॉय इस वजह से करना चाहिए कि हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 4 मौसम तो आप एंजॉय करते ही हैं, और उसमें गर्मियों का मौसम हर किसी को इससे नफरत होती है, पता नहीं क्यों। नहीं, मुझे गर्मियां बड़ी अच्छी लगती हैं। इशू होता है, लेकिन फिर भी इसको जरा एंजॉय कर सकते हैं आप। इसके अपने फेस्टिवल्स होते हैं, इसकी अपनी एक रिचुअल्स होते हैं, एक दूसरे से मिलने मिलाने के अपने तरीके होते हैं। तो आपको हर मौसम एंजॉय मेरे चेहरे पे मुसलसल इसलिए मुस्कुराहट है कि आप गर्मी एंजॉय करने की बात करें, खुद आपको पसीने आ रहे हैं। लेकिन खैर, आजकल आपने कहा कि वो दिन आ रहे हैं जब हम पंखा तलाश करते हैं, ठंडा पानी तलाश करते हैं, लेकिन वो दिन भी आ रहे हैं जब हम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। और आजकल जो बातें हो रही हैं, 25 मई के हवाले से खास तौर पे यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है ये रियलाइज करने के लिए कि हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर है, हमारा फख्र है। हम शोहदा की कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। और ये जो छुट्टी के लिए स्पेकुलेशंस चल रही थी, उसके लिए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बता दिया कि ये छुट्टी का कोई सिलसिला नहीं। हाँ, छुट्टी का कोई सिलसिला नहीं है, स्पेकुलेशंस भी चल रही थी। लेकिन मुझे कल एक मैंने स्टेटस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि एक पूरा पोस्ट था ट्विटर के ऊपर, और वो पोस्ट ये था कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, चौराहों पर, मेन शाहराहों पर इस वक्त हर जगह पर शोहदाए पाकिस्तान की तस्वीरें हैं। तो किसी ने नीचे लिखा हुआ था कि फूल और प्यार और मोहब्बत जो है वो आजकल सड़कों पर नजर आ रही है। क्या बात है, क्या खूबसूरत जुमला है। और जब शोहदा की बात करते हैं तो शोहदा की तादाद लाखों में है, और फिर उनके ख़ानदान उनको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि इन शोहदा ने हमारे लिए कुर्बानी दी, तो हम कभी उन कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। ये रियलाइज़ कराने के लिए ये ख़ास दिन मनाना बहुत ज़रूरी। शोहदाए पाकिस्तान और उनके लवाहिकीन को सलाम। यकीनी तौर पर इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि जो पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से फ़िज़ा चल रही थी, उसको तब्दील किया पाकिस्तानी कौम की तरफ से। बहुत ही अच्छा एक रिस्पांस आया जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हमारी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये शुरू किया गया सिलसिला। और अब देख रहे हैं हम लोग हर जगह पर, इवन सोशल मीडिया के ऊपर आप नज़र डालें तो हर जगह पर शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश किया जा रहा है। और यकीनी तौर पर हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने अफवाज पाकिस्तान पे, अपने शोहदा पे, और वो शोहदा जिन्होंने अपना जो है वो हमेशा बॉर्डर पर हों, चाहे अंदरूनी जंग लड़ रहे हों, चाहे बैरूनी जंग लड़ रहे हों, हमेशा दुश्मन के साथ निबर्द आजमा होने के लिए उन्होंने एक भी कदम पीछे नहीं लिया। और अगर कोई कदम पीछे लिया गया तो वो हिकमत अमली के तहत था, और फिर उसका जवाब जो आया वो यकीनी तौर पर वो जवाब था कि दुश्मन के अफवाज के रिटायर्ड जनरल हों या उनकी एजेंसीज हों, वो भी इंटरनेशनली जब खड़े होकर डिबेट में हिस्सा लेते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि अफवाज पाकिस्तान और ख़ास तौर पर हमारी एजेंसीज जिस तरीके से पाकिस्तान को बचा रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को हर बला से महफूज रखे हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक और चीज़ को अगर सलमा जोड़ दिया जाए तो हमारी अफवाज पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे इस्लाम के लिए एक बका और एक सलामती का सबूत है। इसमें कोई शक नहीं है नजम। और क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं, तो एक छोटी सी बात मैं कोट करना चाहती हूँ। ब्रिगेडियर प्रताप सिंह, कारगिल की जंग में जिन्होंने उनका एक इंटरव्यू मैं पिछले दिनों देख रही थी, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जब पाकिस्तानी जवानों की जो बॉडीज़ थी उनको तकरीम के साथ वो कहते हैं कि जब हमने दफन किया तो उस जवान को मैंने देखा था बहादुरी से लड़ते हुए, मैंने जानने की ख्वाहिश की कि ये शख्स कौन है। फिर उसकी जेब से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले जिससे पता चला कि इसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद है। वो कहते हैं कि मैंने अपने इदारे से रब्ता करके उसकी जेब में एक लेटर रखा कि इस जवान ने इतनी बहादुरी से लड़ा, इतनी बहादुरी से मुकाबला किया, इतनी जवामर्दी से मुकाबला किया कि इसका मान सम्मान किया जाना चाहिए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा। तो हमारे जवानों की खासियत तो ये है कि दुश्मन भी उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करता है। और शोहदा की बात हमने की, आगे बढ़ते हैं और आज के दिन के हवाले से हम बात करते हैं। आज 18 मई 2005 को अगर हम माजी में देखते हैं तो क्या हुआ था कि हमारे मशहूर अदाकार रंगीला जो थे वो इस दुनिया से चले गए थे।
अपने मद्दाहों से हमेशा के लिए जुदा हो गए थे और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। उनका असल नाम सईद अली खान था। उनकी जिंदगी, उनका करियर, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। बिल्कुल। जिस देखा तड़कन पुरवाए रंग कड़ा ले अकाड़ा ऐ होई नहीं मनदी मैनू कड़वा। अदाकार रंगीला का असल नाम मोहम्मद सईद खान था। इस अजीम फनकार ने इब्तदा में कई फिल्मों के बोर्ड पेंट करने के अलावा कई मामूली नोयत के काम किए और फिर स्टेज की राह इख्तियार कर ली। रंगीला ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1958 में फिल्म जट्टी से किया, जिसमें उन्होंने अपनी मज़ाहिया अदाकारी के जौहर दिखाए। 1969 में रिलीज होने वाली फिल्म दिया और तूफान में बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी के साथ साथ बतौर राइटर, डायरेक्टर, गुलकार और प्रोड्यूसर के तौर पर अवाम के सामने आए और अपनी काबिलियत मनवाई। उन्होंने वो कुछ किया जिंदगी में आपके लिए, हमारे लिए, हमारे हंसाने का जो बंदोबस्त किया, आप आज भी वो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। रंगीला प्रोडक्शन के बैनर तले उन्होंने मुतअद्दिद फिल्में बनाई। उनकी मशहूर फिल्मों में रंगीला, दिल और दुनिया, औरत राज, पर्दे में रहने दो, ईमानदार और दो रंगीले शामिल हैं। पर्दा स्क्रीन पर रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी ने उस दौर में खूब मकबूलियत हासिल की। माँ मैं फनकार हूँ, किसी उचक्के का पुत्र नहीं। उस दिन जो मैंने 100 रुपए दिए थे ना, वही सिर्फ फान के कवाई थी, कुछ जेबें नहीं काटी थी। रंगीला को बेहतरीन अदाकारी और दीगर शोबों में शानदार कारकर्दगी पर 9 मरतबा निगार अवार्ड भी दिए गए। 1991 में रंगीला ने जिगर और गुर्दे के आर्जे में मुब्तला रहने के बायस फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और फिर 24 मई 2005 को इस दुनिया फानी से कूच कर गए। बहुत ही कमाल के फनकार गुजरे हैं पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं हज ऑपरेशंस का। तो इस वक्त तकरीबन 5500 से ज़ायद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। उनके खाने पीने, उनकी रिहाइश का क्या इंतज़ाम है, इसी हवाले से हमारे पास रिपोर्ट है राना फ़हीम असलम की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 5597 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से आज़मीन की मेहमान नवाजी का सिलसिला जारी है। आज़मीन को दिन में 3 बार खाना दिया जा रहा है। यहाँ की इंतजामिया बहुत ज़बरदस्त है। खाना तो अलग है, लेकिन इंतजामिया प्यार मोहब्बत बहुत है। वो खाना का म्यार कराची जैसा है। खाने का म्यार बहुत अच्छा है। हमने सुना था गवर्नमेंट का खाना अच्छा नहीं होता, पर हमें कल से अब तक बहुत हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। जहाज़ बहुत लेट हो गया था हमारा, उसमें थोड़ी परेशानी हुई, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं दूसरे मुल्कों से के लोगों से भी जो उनको सहूलियात मिल रही है उससे मालूमात की, तो इस पाकिस्तान ने माशाल्लाह सबसे आगे बढ़ के इसमें जो हिस्सा लिया है। गवर्नमेंट का काम भी बहुत अच्छा है, ख़ासकर जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं ना, उन्होंने हमारा बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। ऐसा हमने सोचा था, उससे बेहतर पाया, बहुत बेहतरीन, अच्छा। होटल से लेके, रूम से लेके और खाने पीने का टेस्ट आउट क्लास है। बहुत अच्छा रहा। ऑल्दो हमारी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और यहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छे हैं। खाने की तैयारी और उसकी देखभाल को सऊदी हुकूमत भी मॉनिटर कर रही है। हमारे यहाँ पे कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह हम 10,000 हाजियों का खाना एक टाइम में हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पे हाजियों की खिदमत करना, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम यहाँ सबसे पहले सफाई रखें, हाजियों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, उनकी खिदमत करें। हमारा बिजनेस बाद में, सबसे पहले हमारा मेन मकसद है कि हम पाकिस्तानी हाजियों की खिदमत करें। आज़मीन के लिए खाने की तैयारी में हिफ्ज़ान सेहत के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखा गया है। ये कोशिश है एज अ केटर और एज अ ग्रुप कि हम सबसे पहले सफाई का ख्याल रखें। हम डिस्पोजेबल में, अभी आप देख भी रहे हैं, डिस्पोजेबल में हम खाना दे रहे हैं। मिसालों में हमारे पास बिरयानी मिसाला है, अचार गोश्त है, निहारी है। जिस इलाके के लोग ऐसी उधर जिस तरह खाना चलते हैं, जिस इलाकों में स्पाइसी चलता है, जिस बाज़ इलाकों में लाइट चलता है, तो हम उसी तरह खाना तैयार करके लोगों को देते हैं। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से अल्लाह के मेहमानों के लिए आला मेयार का खाना तैयार किया जा रहा है। आज़मीन के लिए तैयार होने वाला खाने का मेयार बहुत आला है और बहुत अच्छा है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर इन्हें खाना फराहम किया जाएगा। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, मदीना। मदीना से बराह रास्त आपने देखी रिपोर्ट, किस तरह से हाजियों का ख्याल भी रखा जा रहा है, उनकी खिदमत की जा रही है, उनके लिए तमाम तर इंतजाम बेहतरीन अंदाज में किए गए हैं। अब ज़रा आपको ऑस्ट्रेलिया की सैर करवाते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, एक सब्ज़ रंग की रोशनी ज़मीन पे आते देखी गई। सब हैरान हो गए कि इस रोशनी का मकसद क्या है, सब रोशनी का आसमान से ज़मीन पे क्या काम क्यों आ रही है। फिर उन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि इसकी वजह क्या है, तो पता ये चला जनाब कि इसको कहते हैं अलका। आई डोंट नो ये क्या होता है, इस पर रिसर्च मज़ीद की जा रही है। इसके टुकड़ों की अब तलाश जारी है और ये जो रोशनी थी इसको कैमरे की आंख ने भी महफूज कर लिया। और आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि जो ग्रीन कलर की रोशनी थी ये कैसी थी, इसका पर्पस क्या था। हाँ। और ये ऑस्ट्रेलिया में इसको ये बहुत ही खूबसूरत, और बल्कि अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था
नॉर्दर्न एरिया में, और वहाँ पर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे भी मेच्योर शॉवर जो है वो होते हैं, तो मैं तो यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे वो पत्थर दिखाया भी, मेरा अभी तक बिलीव नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये देखें कितने पहाड़ से ऊपर पड़े हुए हैं बिल्कुल पत्थर, तो ये शायद मेच्योर शॉवर हो। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा अगेन फेवरेट टॉपिक है, जिस तरीके से एक नासा भी हमारा फेवरेट टॉपिक है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली शख्सियत है जिनका दुनिया में सबसे लंबी नाक का रिकॉर्ड था, और तकरीबन उनकी नाक के बारे में कहा जाता है कि 3.46 इंच लंबी उनकी नाक थी, जिनको दुनिया में सबसे लंबी नाक तस्लीम किया गया। ये शख्स 75 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए हैं अब, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी खाली है। तो सलमा, अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो आज से सिलसिला लंबी नाक और ऊंची नाक दो मुख्तलिफ चीज़ें, आप पता नहीं ये कौन सी वाली थी, लेकिन ये डिफरेंट बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड भी बना है। हमने कुछ दिनों पहले खबर शेयर की थी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें वो ये थी कि जिस शख्स ने माउंट एवरेस्ट सर की, उसकी टांगें नहीं थी, मसनूई टांगों के साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश की। ये साबिका फौजी थे, और क्या हुआ था कि इनकी टांगें ज़ाया हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान में हुई थी। तो इन्होंने फिर ये किया था कि इन्होंने सोचा कि मेरे हौसले बुलंद रहने चाहिए, मुझे किसी भी तरह अपने आप को पीछे नहीं रहने देना। फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जाने की कोशिश की, सोचा, अज़्म ज़ाहिर किया, उसके बाद प्लान किया, उसके बाद उन्होंने अपने इस आज़म को पूरा किया, जो सोचा था वो कर दिखाया। तो इस तरह वो पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्होंने माजूर होते हुए भी माउंट एवरेस्ट को सर किया है मसनूई टांगों के साथ। बिल्कुल जी। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक ऐसे बाहिम्मत शख्स के हवाले से जिन्होंने कैंसर को शिकस्त दी है, और उनका नाम है रामी नाउस। और ये खबर नहीं है कि उन्होंने कैंसर को शिकस्त दी है, बल्कि खबर ये है कि इतनी कमज़ोर हालत और उसके बाद अपने आप को मुस्तकिल जद्दोजहद में रखना और अपने अज़्म और हिम्मत को सलामत रखते हुए उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। और रिकॉर्ड है इस वक्त कीलों के तख्ते के ऊपर 12 घंटे खड़े रहकर उन्होंने ये नया रिकॉर्ड कायम किया है। टीवी स्क्रीन पर मनाजिर आप लोगों के सामने है। इस तरह एक जानिब वो खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं, दूसरी जानिब उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी शामिल करवा लिया है। अब उन्होंने तकरीबन 12 घंटे 12 मिनट और 8 सेकंड तक कीलों से भरे तख्ते पर नंगे पैर खड़े होकर ये रिकॉर्ड कायम किया था। और उनकी जानिब से कहा जाता है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। और ये एक एक लम्हा इनको महसूस हो रहा होगा, ज़िंदगी का एक एक सेकंड फील कर रहे होंगे ये। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और यही सिलसिला है और इसी तरीके से होना चाहिए। खबरों के सिलसिले को यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो कहीं मत जाएं, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। मुझे बहुत दुख है और मैं मजम्मत करता हूँ जो 9 मई को पाक अफवाज की बिल्डिंग्स पे जो हमले हुए और उस पर मेरा दिल बहुत, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बचपन से ही फ़ौज को प्यार किया। हमारे जब से ये पाकिस्तान बना, मैं तो अभी भी मेरी आदत है, जहाँ पे मैं फ़ौज देखता हूँ मैं उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि वो फ़ौजी हैं हमारे पाकिस्तान के दिलेर फ़ौजी, जिन्होंने अपनी सरहदों पर रह के अपने साथ का दिफा किया। और हमेशा, और हम चैन की नींद जो सोते हैं ये इनके ज़रिए सोते हैं, अपनी अफवाज के ज़रिए। और पाक अफवाज को मेरी तरफ से सलूट है। हम अपनी पाक अफवाज के साथ पहले भी थे, अब भी हैं, और जब तक हमारा सांस चल रहा है हम अपनी पाक अफवाज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा। वेलकम बैक नाजरीन। माइक्रो फाइनेंस की बात करें या डिजिटल बैंकिंग की बात करें, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारी ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। और डिजिटल बैंकिंग की जब बात होती है तो हमारी फिंगर टैप पे होती है सारी एक्सेस हमारे अकाउंट्स की। हम पैसे इधर से उधर कर रहे होते हैं, हम बिल्स पे कर रहे होते हैं, हम टिकट्स खरीद रहे होते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, वहीं से पे करते हैं, हमें कैश साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इतनी वास्ट फील्ड अब बन चुकी है, इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अब मेरा ख्याल
वाला है, वापस अगर हम कहें कि हम डिजिटल बैंकिंग को तर्क कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं अब डिजिटल बैंकिंग को हमने कितना एक्सप्लोर किया, इसके मजीद क्या फायदे हैं, जानने के लिए आज एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही महारत रखते हैं बैंकिंग के शोबे में भी और वसी तजर्बा रखते हैं माइक्रो फाइनेंस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट एंड CEO मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक जनाब गजनफर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। गजनफर अब्बास अज़ाम अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वेरी सॉरी मेरे पास जो है नाम इस तरीके से मौजूद था। खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा कि बैंकिंग के शोबे का जब हम लोग जिक्र करते हैं, खासतौर पे सलमा जिस तरीके से कह रही थी कि डिजिटल इतनी दुनिया तरक्की कर चुकी है, और पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं तो माइक्रो फाइनेंस और ख़ासतौर पर डिजिटल बैंकिंग, इसका बूम आप कैसे देख रहे हैं? वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है? हाँ, देखिए सबसे पहले तो यह है कि जो फाइनेंस की इम्पोर्टेंस है किसी भी इकॉनमी के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर, उसी तरह 2-3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं डेवलपमेंट के। एक एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इसी तरह फाइनेंस है। क्योंकि अगर फाइनेंस की एक्सेस नहीं है तो चाहे वो बड़ा कारोबार हो, चाहे वो छोटा कारोबार हो, इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे जिन्हें SMEs हम कहते हैं वो एग्रीकल्चर हो, सबको फाइनेंस की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए। तो जब उन्हें फसलें लगानी है, अगर फार्मर्स की बात करें, अगर कोई छोटा प्रोड्यूसर या छोटा कारोबार बाज़ार में चले जाए तो उनको अगर अपने बिज़नेस को ठीक करना है, फैसिलिटीज़ एनहांस करनी है, स्केल अप करना है, तो हर एक को पैसा चाहिए। तो ये पैसा जो है ट्रेडिशनल मींस से, तो ट्रेडिशनल बैंक्स हुआ करते थे। जब हम बैंक ब्रांच जाते थे, एप्लीकेशन देते थे, फिर वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते वो प्रोसेस चलता था। वो कभी हमें कहते थे ये डॉक्यूमेंट ला दीजिए, कभी ये ला दीजिए, और फिर हम देखेंगे कि हमने आपको लोन देना है या नहीं देना है। तो वो बड़ा कम्बरसम और पेनफुल प्रोसेस था, जिसकी वजह से आम लोग सेविंग अकाउंट तो खोल लेते थे बैंक्स में, लेकिन लोन्स के लिए बैंक की तरफ रुख नहीं करते थे। उनको पता होता था कि ये आसान काम नहीं है। सही। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग की वजह से अब ये आसान हो गया है कि आप किसी भी प्रोवाइडर की, जो बड़े मार्केट में सब प्रोवाइडर्स हैं, आप उनकी ऐप डाउनलोड कर लें और आप उनको बता दें कि जनाब आपका ये काम है, ये चाहे इंडिविजुअल लेवल पे है, कंज्यूमर लेवल पे है या स्मॉल बिजनेस है, और आपको इस किस्म का फाइनेंस चाहिए। तो अब वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं, इजीली क्लिक ऑफ ए बटन पे एक्सेस कर सकते हैं और अगर लोन हासिल कर सकते हैं आप। जी। और अगर आप फर्ज करेंगे यूटिलिटी कंपनीज के डिफ़ॉल्टर नहीं है, अपने बिल आप टाइम पे देते हैं, आपका जो क्रेडिट एजेंसीज जो हैं जो डेटा कलेक्ट करती हैं वहाँ पे रिकॉर्ड क्लीन है, ठीक है, तो वहाँ पे सेकंड्स के अंदर जवाब आ जाता है कि ये आप एंटाइटल्ड हैं और आप इतना लोन ले सकते हैं। बहुत खूब। तो दुनिया में तो और आगे चले गए लोग, उसमें तो जो बड़े लोन हैं, SMEs लोन और बिजनेस लोन्स हैं, वो सारे भी अब डिजिटली हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी ये प्रोसेस शुरू हो गया है। हमारा इदारा उनमें से एक है और कुछ इदारे आ गए हैं इस फील्ड में। तो आप थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि जो आम कारोबारी लोन्स हैं, उसके लिए लोगों को अब बैंक ब्रांचेस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो घर बैठे या ऑफिस बैठे बैठे जब भी उनको ज़रूरत महसूस होती है तो वो अपने फ़ोन पे जाएंगे, ख़ास ऐप यूज़ करेंगे और वो उसी वक्त रिक्वेस्ट करेंगे और उसी वक्त उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाए, उनको पैसे मिल जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा गजनफर साहब, हमारी जो देही इलाकों में ख़वातीन है वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रही हैं हमारी इकोनॉमी में, उनकी समाजी तरक्की के लिए, बहबूद के लिए जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना रोल प्ले कर रही है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि देखें अगर दही ज़िंदगी का हम जाके स्टडी करें तो जो वहाँ एक्टिविटीज़ हैं, या तो ख़वातीन जो हैं घरेलू काम के साथ साथ वो फसलों की कटाई में, लाइफ स्टॉक को रेज करने में, और जितनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर उनका उतना ही बल्कि समटाइम्स मर्दों से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो कैटल रेजिंग है, जानवरों का ख्याल रखना है, उनका जो भी उनके लिए चारा, दूसरी चीज़ें, ज़्यादा रोल उसमें औरतें प्ले कर रही होती हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब ये प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, अगर वो फ़र्ज़ करें दूध देने वाले जानवर गाय भैंस रखती हैं तो वो उनके लिए रेगुलर रेवेन्यू जनरेट करता है वो चीज़। लेकिन गाय ख़रीदने के लिए, उसकी फीड ख़रीदने के लिए, उसको पालने के लिए, उसको उस लेवल तक ले जाने के लिए जहाँ इनकम जनरेशन शुरू हो जाए तो उनको भी पैसे चाहिए होते हैं कि मैंने गाय ख़रीदनी है, 2 ख़रीदनी है, 3 ख़रीदनी है, या और उससे जो उसकी जुड़ी हुई ज़रूरियात हैं। तो मैंने एक छोटा सा मिनी डेयरी फार्म क्रिएट करना है या एक कैटल जो है रेज़ करना है, तो वो सीधा उनको चाहिए पैसा। तो
पहले माइक्रो फाइनेंस से पहले अगेन वही मुश्किल थी कि बैंक ब्रांचेज एक तो थी बहुत कम, और दूसरा बैंक ब्रांच फिर मीलों चल के जाना पड़ता और फिर बार बार चक्कर लगाना, क्योंकि आप एक दफा जाने से आपका काम टाइम लग जाता है, पेपर्स लेकर जाते हुए रिकॉर्ड अपना बनाते हुए टाइम लग जाता है। तो सर ये बताइएगा कि मिनिमम आप कितना लोन दे रहे हैं और मैक्सिमम कितना? देखिए अब मिनिमम तो वैसे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन 50,000 से तकरीबन कम लोन अब इकोनॉमिक वो नहीं रहा, उससे कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो तकरीबन जो है वो 50,000 आप समझ लीजिए कि मिनिमम। कुछ इदारे 20-25,000 के लोन्स भी देते हैं जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैं, और मैक्सिमम जो है वो अब 3 मिलियन तक हम जो है फाइनेंसिंग। वंडरफुल, माइक्रो फाइनेंस और इसके थ्रू आप 3 मिलियन। अगर फार्मर्स की बात करें तो अब हम फार्मर्स को ट्रैक्टर खरीदने में भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अब टिकट साइज इतना बड़ा हो गया, लेकिन खाद खरीदनी है, बीज खरीदना है, पेस्टिसाइड्स खरीदनी है, तो उसके लिए तो सर इस पे इंटरेस्ट कितने % है? इंटरेस्ट लोन साइज के साथ वेरी करता है, वेरी कर रहा है। जितना बड़ा लोन होता है उसका इंटरेस्ट इतना कम होता है। स्टेट बैंक होता है जो आपको रेशो दी गई है उसी के अकॉर्डिंग होता है। स्टेट बैंक ने एक खास रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उसके अंदर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरीके से एक बहुत ही आसान हल लग रहा है बैंक्स में जाने के थ्रू, तो क्या इस लोन को उतारने के लिए भी उतना ही आसान है जितना बैंक्स वाला है, या वही दोबारा से झंझट और वो सब चीजें हैं? बैंक्स से जो फर्क है माइक्रो फाइनेंस का वो ये है कि बैंक्स में अमूमी तौर पे कोई फर्क भी हो सकता है मॉडल किसी का, लेकिन आपको बैंक जाना पड़ता है, आप बैंक ब्रांच जाते हैं। बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बैंक ब्रांच जाएंगे, आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे और फिर वो आपको जवाब देंगे कि ये चीज़ हो। जो माइक्रो फाइनेंस का मॉडल है उसमें यह है कि वो जो बच्चे, पहली बात तो है जहाँ जहाँ ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या बैंक्स काम करते हैं वहीं से यंगस्टर्स जो है जो ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हीं को एम्प्लॉय करते हैं, और उन्हीं कम्युनिटी से, और फिर ये लोग कम्युनिटीज़ के अंदर घर घर जा रहे होते हैं, लोगों को आना नहीं पड़ता बैंक। वो अगर उन्होंने चाहे अकाउंट कोई खोलना है, कोई लोन लेना है, या लोन की इंस्टॉलमेंट्स भी देनी है, तो वो अपने घर बैठे, वो महीने में उनको पता होता है एक दिन आना है जो माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो रिलेशनशिप ऑफिसर है, और उसकी जो भी ज़रूरत होती है उससे डिस्कस पूरी हो जाती है और बहुत इजीली काम हो जाता है। सर अगर मैं ये पूछूं कि माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग जो है उसमें डिजिटल बैंकिंग का रोल कितना है उसके फ़रोग में? जी, इसमें बहुत ज़्यादा है। देखिए दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक तो ये कि जब डिजिटल नहीं था, यानी आप फ़ोन के ज़रिए नहीं कर सकते थे, तो वही तरीका था कि बंदा जाएगा, पेपर लेके जाएगा, उसके ऊपर दस्तखत कराएगा, तो प्रोसेस बैंक ब्रांच के अंदर था या किसी कस्टमर के घर पे था, लेकिन था पेपर बेस्ड। Exactly. आपने पूरे पेपर साइन करने हैं, उनको लेके आना है, उनको प्रोसेस करना है, उसमें टाइम लगता था। Exactly. तो डिजिटल से ये हो गया है कि कोई पेपर नहीं है और कोई उसका प्रोसेसिंग टाइम भी नहीं है। Exactly. वो आपने ऐप पे सीधा सीधा गए या नंबर डायल किया और उधर ही आपने जैसे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए आपने, आप किसी को भी कोई अमाउंट भी आपको भेजनी होती है, तो अब आप बैंक नहीं जाते, अब आप क्या करते हैं कि जैज़ कैश या इजी पैसा जो भी कोई ब्रांड आप यूज़ करते हैं, तो उससे फ़ौरन आप 2 बटन पुश करते हैं और वो पैसे आपके रेसिपिएंट के फ़ोन पे मैसेज चला जाता है कि आपके पैसे आ गए। Exactly. अब आप एटीएम कार्ड से निकाल लें या आप गली के कॉर्नर पे कोई छोटा मोटा वो जो आउटलेट बनी होती है जैसे कि वहाँ से पैसे ले लें, तो मतलब जो काम दिनों में होता था वो अब मिनटों में होने लगा। मिनटों में हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सर आपने और आपकी टीम ने माइक्रो फाइनेंस के हवाले से बहुत काम किया, तो कुछ इकदाम जो आपने उठाए हैं आप शेयर करना चाहें ताकि जो आपके कंपिटिटर्स हैं वो यकीनी तौर पर एक देख लें, और दूसरी चीज़ ये कि किन इस्लाहात की मज़ीद ज़रूरत है? देखिए जो एक नॉर्मल तरीका था जो काम करने का ट्रेडिशनल, उसमें हमारे मुल्क की आबादी हमें पता है कि अब तकरीबन 24 करोड़ के करीब, 23-24 करोड़ के करीब है, 230-40 मिलियन की पॉपुलेशन है। इसमें से जो अब वोटर्स हैं या एडल्ट पॉपुलेशन है वो भी तकरीबन 12.5 करोड़ जो है, 124-25 मिलियन है। अब इस 124-25 मिलियन में से आप हैरान होंगे कि जो बैंकों से क्रेडिट लेते हैं वो 12 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। जबकि दुनिया तरक्की याफ्ता मुल्कों में 50-60% लोग जो हैं वो बैंकों से लेके कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, और फिर जब वो कमाते हैं वापस कर देते हैं, फिर जब ज़रूरत होता है ले लेते हैं। इससे उनके बिजनेस है वो घर सब कुछ इंसान बनाता ही बैंकों की मदद से। बल्कि यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता है तो वो अपार्टमेंट अपना जो है वो बैंक के पैसे से ले लेता है, और वो अगले 30 साल उसको वो जैसे रेंट पे करते हैं वो पे करते रहते हैं। और फ़र्क ये है कि रेंट में आप किसी चीज़ आपकी कोई सेविंग नहीं है, लेकिन जब आप वो इंस्टॉलमेंट्स पे घर ले लेते हैं तो वो घर आहिस्ता आहिस्ता आपका हो जाता है। तो इसी तरह कार है, दूसरी चीज़, तो लाइफस्टाइल वहाँ पे क्यों बेहतर है, जो हमारे बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, कि वहाँ इन चीज़ों की एक्सेस इंस्टेंट है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बच्चा ग्रेजुएट करता है तो सोचता रहता है मैं क्या करूँ,
कितनी देर नौकरी करेगा तो वो घर बनाएगा, कितनी देर पैसे से, जब तक उतने पैसे सेव करता है कीमतें और आगे जा चुकी होती हैं। तो इस मॉडल को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंस के बगैर ना बिजनेस चलता है ना किसी इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल जो है वो लेकिन बेहतर अभी तक जो स्टेप्स लिए गए उसके आपको रिजल्ट्स क्या मिले, आपने कैसे फ्रूटफुल पाया? हाँ, तो वो जो मैंने बात की थी ना कि इतनी पॉपुलेशन हो गई है, उसमें से सिर्फ 12 मिलियन लोग बारो करते हैं, तो हमने डिजिटल बैंकिंग में एक पायलट प्रोजेक्ट किया कि जी आप फ़ोन से अगर आप बारो करें तो 75 साल में अगर टोटल कोई 10-12 मिलियन के करीब बारोअर्स थे, तो सिर्फ डिजिटल के 1.5-2 साल के अंदर हमने तकरीबन 6 मिलियन लोग ऐड कर लिए हैं। वंडरफुल। तो इसका क्या मतलब है कि जो स्पीड है लोगों तक पहुंचने की, वो डिजिटल की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है। सही। तो अगर हमने 100 मिलियन यानी इस 124-25 मिलियन या 12.5 करोड़ लोगों के 70-80% तक जाना है, तो वो पुराने तरीके से नहीं हो पाएगा। हाँ। वो 100 साल लग जाएंगे तब भी हम उनकी कवरेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ़ोन चूंकि हर आदमी के पास है, तकरीबन 80% आबादी के पास फ़ोन है। सही। तो फ़ोन से हमारा तो स्लोगन ये है कि मेरा फ़ोन मेरा बैंक। हाँ। है भी इसी तरह आपका। ठीक है कि आपको बैंक के लिए किसी ब्रांच का सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके बैंक, आपके जो फ़ोन है उसके ऊपर ही सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपने चाहे सेविंग अकाउंट खोलना है, चाहे आपने बैंक से पैसे लोन लेना है, चाहे आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, चाहे आपने किसी एक अकाउंट से दूसरे, सेविंग से करंट में, करंट से टर्म डिपॉजिट, आप कहते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा मुनाफा चाहिए, मैं ज़्यादा अरसे के लिए पैसे रख सकता हूँ, आप टर्म डिपॉजिट बना लीजिए, वो भी आप उसी पे कर सकते हैं। तो जो हम फाइनेंशियल डिसीजंस करते हैं अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, जो कभी किसी बैंक ब्रांच में जाके करते थे, अब हम खुद अपने फ़ोन पे कर रहे होते हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से जिक्र किया गया, हम पहले सलमा ने जिक्र किया ख़वातीन के हवाले से, मैं दोबारा उस पॉइंट पे लेकर आना चाहूँगा कि आगे जो मज़ीद इस्लाहात आप कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन, क्योंकि अब माशाल्लाह से पिछले 4 सालों में मैं देखूँ, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद तो बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर, ई कॉमर्स के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस आउटलेट्स, हर लिहाज से हमारी ख़वातीन अपने आप को एम्पावर कर रही हैं। तो उनके लिए कोई स्पेशली आप लोगों के पास चीज़ें मौजूद हैं? देखिए, ये हमारे एजेंडा का एक ख़ास हिस्सा है, अपने इदारे की बात कर रहा हूँ। और हमने ये देखा कि देखें अकेले ये सारा इतना बड़ा काम है कि शायद हम ना कर पाएँ, तो हम दूसरे जो इदारे यही काम करना चाहते हैं उनके साथ पार्टनरशिप्स भी करें। बहुत खूब। तो हमने फर्स्ट केयर इंटरनेशनल है, उनके साथ हमने काम किया। अभी परसों हमने एक एग्रीमेंट साइन किया हाशू फाउंडेशन के साथ। अच्छा, ये मुख्तलिफ इदारे क्या कर रहे हैं, ये ख्वातीन जो बिजनेसेस हैं छोटे छोटे जो है उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनकी स्किल्स जो अपस्किलिंग कर रहे हैं। और हमने बैंक में एक विन प्रोग्राम के नाम से औरतों के लिए एक फोकस डिपार्टमेंट भी बनाया, और हमने कहा कि ना सिर्फ हम आपको ट्रेनिंग लेने में हेल्प करेंगे, बल्कि ट्रेनिंग के बाद अगेन अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो हम आपको लोन्स भी देंगे, और उससे बहुत कम शरह पे देंगे जो आम तौर पे जो है वो अवेलेबल है। तो बिनते हवा के नाम से हमने एक स्पेशल लोन प्रोडक्ट बनाई जो ख्वातीन के लिए है, और उसके ऊपर उनको सिग्निफिकेंटली कम प्राइस पे लोन्स मिलते हैं जो कि एक नॉर्मल क्लाइंट को मिलते हैं। तो उसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वातीन को, और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सिर्फ अपने इदारे की अगर बात करूँ तो इस वक्त जो है वो कोई 70,000 ख्वातीन हैं हमारी क्लाइंट्स, जो छोटे छोटे कर्जे लेके कोई गारमेंट्स का काम कर रही हैं। कोई एक ऐसी खातून है जो बहुत छोटे से पैमाने से उन्होंने इसका फूड का काम शुरू किया, घर का खाना जैसे कहते हैं सप्लाई करना दफ्तरों में। तो वो आज हमारी बन गई है, जैसे कहते हैं वेंडर बन गई हैं, और हमारे जो अपने इवेंट्स होते हैं उसमें वो फूड प्रोवाइड करती हैं। क्या बात है, उम्मीद की एक किरण है। अच्छा गज़नफ़र साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं वो ज़ाहिर है बहुत से लोग बिजनेस प्लान कर रहे होते हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे। एवरीवन वांट्स कि कहीं से इतनी रकम मिल जाए कि काम चल सके, आहिस्ता आहिस्ता वो रकम अदा कर दें। अब ये बात तो हो गई कि मिनिमम कितना आप लोग देते हैं लोन और मैक्सिमम कितना होता है, उसका तरीक़ाकार के क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, ये ज़रा बता दें। देखो, उसके जैसे मैंने कहा 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि ऐप पे जाएं, डिजिटल ऐप पे जाएं, तो अगर छोटी अमाउंट है तो वो हम 10,000 रुपए तक तो सेकंड्स के अंदर कर देते हैं। अगर किसी को बहुत मकसद ये है कि क्राइटेरिया कौन एलिजिबल है इसके लिए? जो भी इस पोजीशन में है, जिसने कुछ 6 महीने साल किसी चीज़ में काम किया है और उसको काम की समझ आ गई है। मसलन फर्स्ट कर एक ड्राइवर है, वो किसी की सारी उम्र गाड़ी चलाता रहा है, उसने अपना कुछ नहीं बनाया, वो जो पैसे कमाता है वो गाड़ी के मालिक को दे देता है और अपना जो खर्चा होता है मुश्किल से घर लेकर जा रहा है। हमने क्या किया, जीरो इक्विटी के ऊपर हमने कहा कि आप बैंक से नई गाड़ी ले लें, जो पैसे आप उस गाड़ी वाले को देते हैं वो बैंक इंस्टॉलमेंट में दे दें। वही कॉन्सेप्ट जो घर का है कि बजाय इसके कि आप रेंट पे रहें
और वो इंस्टॉलमेंट हो गई और 4 साल बाद गाड़ी आपकी हो गई। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने तकरीबन 1500 गाड़ियाँ कुछ 1.5 अरब रुपए की हमने पिछले 2 सालों में लोगों को दी, और लोगों का फ़ायदा ये हुआ कि वो जो 12 लाख की गाड़ी थी 24 लाख की हो गई। तो वो बैंक को उन्होंने पैसे भी कमाए, बैंक को जो पैसे उन्होंने दिए उससे कहीं ज्यादा उनके एसेट की वैल्यू बढ़ गई। इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल। लेकिन जो आपके पास आएगा पैसे लेने, क्या वो आपको कोई प्लान देगा कि मुझे ये सेटअप बनाना है, इतने लोग रिक्वायर्ड है, इतना मेरा एक्सपेंस है, तो आप मुझे इतने पैसे दें, जैसे बैंक का तरीकाकार होता है, ये डिफरेंट है? जी, ये डिफरेंट यूँ है कि नॉर्मल बैंक में ये होता है कि वो आपसे कहते हैं आप अपना बिजनेस प्लान लेके आइए। एग्जैक्टली। हमारे केस में ये है कि हम कहते हैं कि हमें पता है कि वो उन्होंने कोई ज़रा बिजनेस की एजुकेशन तो ली नहीं है, ना अकाउंटिंग पढ़ी है, ना फाइनेंस पढ़ी है, नॉर्मली जो हमारे कस्टमर, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उनसे 2-3 सवाल पूछता है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी दिन की सेल्स कितनी है, आप जो है वो हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं। उन 4-6 सवालों से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी इनकम कितनी है। वो खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कहते हैं इस कारोबार के लिए आपको इतने पैसे लगता है कि चाहिए होंगे, आप बता दीजिए इतने में आपका काम होता है, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, और वो उस हिसाब से, और ये मुश्किल से आधे घंटे में सारा उनका जो प्लान है, फाइनेंशियल प्लान, वो बन के तैयार हो जाता है। सर मेरा सवाल एक दरमियान में रह गया था, इस्लाहात जो आप चाहते हैं कि होनी चाहिए। देखिए, इस्लाहात जैसे हमने कहा कि चाहे वो बैंकिंग की बात करें, चाहे वो आप टीवी की बात करें, चाहे वो अखबार की बात करें, हो तो सब कुछ डिजिटल रहा है। सही बात तो बैंकिंग जैसे हमने कहा कि शुरू हो गई है, लेकिन इसको उस लेवल पे जाना है जहां बिल्कुल सीमलेसली आप हर काम जो है वो फ़ोन से कर सकें। जो आप, उसके लिए कनेक्टिविटी की हाई क्वालिटी चाहिए। उसमें जो बेसिक जो देखें ना, एक होती है रेल रोड, एक उसके ऊपर आप मालगाड़ी चलाएं, उसके ऊपर आप पैसेंजर ट्रेन चलाएं। तो जो रेल रोड है वो कनेक्टिविटी है जो ये टेलीकॉम कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि अगर आप उनकी जो आउटरीच है, जो उनकी क्वालिटी है टेक्नोलॉजी की, जो 4G की हम बात करते हैं, लेकिन क्या ये मुल्क के हर जगह अवेलेबल है? नहीं है। बड़े शहरों से ज़रा सा आप निकलें तो आपको उसके प्रॉब्लम डेटा के आने शुरू हो जाते हैं। और तो अगर ये कनेक्टिविटी वाइड स्प्रेड नहीं होगी, एक्सेसिबल नहीं होगी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन को, तो उसके ऊपर ना टीवी चलेगा, ना बैंक चलेगा, ना अखबार चलेगा, क्योंकि आप डेटा ही वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, आप डिस्कनेक्ट। आप 4 दिन अगर इंटरनेट बंद रहा है फर्ज कीजिए, तो लगता है कि सब कुछ बंद हो गया। एग्जैक्टली। तो इतनी, यानी ये अब लग्जरी नहीं रही, या ये एक आपका कोई एंटरटेनमेंट टूल नहीं रहा, अब ये नीड है। एसेंशियल जो है हमारी जिंदगी का, इंटरनेट जो है वो हिस्सा हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो बैंकिंग भी अब अगर सब तक हमने पहुंचानी है कि हर आदमी जिसके पास कोई इनकम है, सैलरी है या काम करता है, वो अकाउंट बैंक बना ले। तो वो इसी पे बनाएगा। सर कितना वक्त हो चुका है माइक्रो फाइनेंस और ये डिजिटल का आपकी कंपनी को करते हुए काम? तकरीबन देखिए, हमने 2012 में शुरू किया था, 2012 में। इट्स बीन 11 इयर्स। 11 इयर्स। सो 11 इयर्स में जो ग्रोथ आपने देखी है, उसमें जो मुश्किलात आप लोगों को फेस करनी पड़ी हैं, क्या अब लगता है कि वो मुश्किलात हल हो चुकी हैं? देखिए, हम जब शुरू किया तो ज़ाहिर है कोई बिजनेस नहीं था, हमने ज़ीरो से शुरू किया था। अब हम इस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे हम एक वेल नोन हमारा जो ब्रांड है माशाल्लाह, और लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और उसमें, और हम समझते हैं कि ये 10 गुना और ग्रो कर सकता है अगले 10 साल। हाँ, लोग तो रोना सुनता रहता हूँ मैं कि जी पाकिस्तान में ये मसला, वो मसला, ये मसला, लेकिन मैं अपने बिज़नेस को देखता हूँ कि मेरे जो लोग हैं, हमारे जो अवाम हैं, तो वो तैयार बैठे हैं कि कोई सर्विस प्रोवाइडर उन तक सर्विस लेके जाए, और वो उसको, तो मुझे हर साल जो मेरी ग्रोथ होती है वो 30-35% होती है, वो भी इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन देखें उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ चाहिए होती है। जैसे जैसे आपने स्केल अप करना है, आप 10 रुपए का काम कर रहे हैं और आपने 500 रुपए का काम करना है, तो आपको खुद भी साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इशू है, वरना मार्केट का कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को सर्विस चाहिए, पाकिस्तान में लोगों को बैंकिंग भी चाहिए, मेडिकल भी केयर भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। अब देखते हैं लोग नए नए स्कूल खोलते चले जा रहे हैं, गली मोहल्लों में खोलते चले जा रहे हैं, वो सब चल रहे हैं। कोई ज़्यादा अच्छा चल रहा है, कोई कम अच्छा चल रहा है, लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी है। मार्केट। बहुत शुक्रिया गजनफर अज़ाम साहब आपके वक्त के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बहुत खूबसूरत आप काम कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान को चाहिए आप जैसे लोग के जो आएँ और हमारे उस तबके का हाथ पकड़ें जो शायद इस वक्त उम्मीद जो है वो हार चुका है। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी के लिए। ख़वातीन और हज़रात, न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। सुबह पाकिस्तान के साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल बड़ा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, हर कोई आपको जिम जाता नजर आता है, लेकिन यह बड़े थोड़े लोगों की तादाद है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन नहीं जाते। लेकिन वर्जिश हम हमेशा बताते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो सिर्फ बताते हैं, खुद पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात हो, बॉडी बिल्डिंग की बात हो या फिर फिटनेस की बात हो, ये एक ऐसा नशा है कि एक बार आप शुरू कर दें तो फिर आप अपनी अच्छी अच्छी जॉब्स भी छोड़ देते हैं और आप पक्के इस काम में पड़ जाते हैं, क्योंकि जितना आप हेल्दी रहेंगे, जितना फिट रहेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और हेल्थ बेनिफिट्स कितने ज़्यादा है एक्सरसाइज करने के या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, या जब भी आप जिम जाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपकी ज़िंदगी में। क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान तो कोई नहीं है। फायदों की बात यस एग्जैक्टली, वंडरफुल सलमा। क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान तो कोई नहीं है। और हमारे साथ एक पावर कपल और एक फिटनेस कपल मौजूद है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी तरीके से एक्टिव हो जाए जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ भी एक्टिव है, ख़ासतौर पर फिटनेस से रिलेटेड, और बिजनेस भी कर रहे हैं वो इसी में। और इसी फिटनेस को इंडस्ट्री के थ्रू भी हम लोग कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे आपकी मसल बिल्डिंग हो सकती है, और इसमें प्रोटीन्स का क्या रोल है, डाइट कैसे आप मैनेज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कपल और उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं जी शिराज अनवर साहब और उनके साथ हैं मरियम रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, ऑल गुड। ओके, सो शिराज भाई, आपने बताया कि इंटरनेशनली ज़्यादातर आपका टाइम गुजरा और फिर यहाँ पर जब आप आए और आपने आके यहाँ पर इसको शुरू किया आफ्टर पोस्ट कोविड या कोविड का लास्ट टाइम चल रहा था 2020। सो क्या वजह पेश आई कि कुछ और नहीं किया और इसी तरफ जो है वो फोकस हुआ? फर्स्ट ऑफ मैंने देखा कि सब कुछ जो है, आप बिजनेस तो कर नहीं सकते थे, घर से हार्डली निकल सकते हैं। अब हमारे पास अपना एक घर के बराबर में जिम है जाने वाले का, वो बंद, चाबी ली, अंदर घुसे 3-3, 4-4 घंटे कुछ और करने के लिए, लाइक आई सेड है नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता से हमने उसी को डेवलप किया, लोग आने शुरू हुए, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की, पढ़ना शुरू किया, सर्टिफिकेशंस ली, न्यूट्रिशन में घुसे, फिर हम मिले एक दूसरे और ये से, सिलसिला चलता रहा। और मरियम की स्टोरी तो मुझे और भी ज़्यादा सस्पेंस वाली लगी कि आपने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी फिटनेस वर्ल्ड में कदम रखने के लिए, क्यों, कैसे? So when I got into the fitness world, I was still, मतलब मैं फिर भी काम कर रही थी जब मैं 9 to 5 जब जॉब करती थी, तो उस ज़माने में मैं एक ही क्लास लेती थी, तो उस तरीके से मैनेज करते रहे। एंड देन इवेंचुअली मुझे लगा कि I should take it as a full-time career rather than doing it as a part-time. तो फिर बस वहाँ से करना शुरू किया और फिर क्लासेस आफ्टर क्लासेस, एंड देन आई थिंक आपको उस चीज़ में घुसना चाहिए जिसमें आप पैशनेट हों। सो आई थॉट कि मेरे अंदर ये पैशन है, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं पहली दफ़ा एक बूट कैंप लेने गई थी एज अ चैलेंजर, सो मैं ट्रेनर को देख के बोला ये तो मैं भी कर सकती हूँ। सो दैट थॉट आई स्टिल रिमेंबर एंड इट जस्ट क्लिक्ड मी, और एंड देन फिर मैंने कभी पीछे पलट के देखा। सो शिराज, इस वक्त अगर हम लोग एक लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें तो पाकिस्तानियों के गोल्स की जो हम बात कर रहे थे, तो वो गोल क्या है इस वक्त फिटनेस में ज़्यादातर आपको देखने में आ रहा? ज़्यादातर लोगों को जो मैं सिंपल बताता हूँ, जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास कोई गोल नहीं है, उनको सिर्फ या तो पतला होना है, उनको ये भी नहीं पता कि पतला क्या है, क्या मेन चीज़ जो है स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। आप सब चीज़ें छोड़ दें, आप एज कर रहे हैं, आई एम 40, 20 साल पहले मैं 20 साल का था, 20 साल में मैं 60 साल का हो जाऊंगा। जब मैं 60 साल का जाऊंगा, खड़े होना, आगे पीछे भागना, मेरे बच्चों के बच्चों के साथ खेलना, ये गोल्स हैं मेरे कि मैं उनके साथ खेलूं। इसके लिए क्या होगा, मुझे मसल मास बढ़ानी है, क्योंकि आफ्टर 30s आपकी मसल मास परसेंटेजेस से गिरते रहती है एंड यू बिकम वीक। आप जितने वीक होंगे उतने आपको डिजीजेज होंगी, उतने आपको इश्यूज होंगे, जितनी आप अपनी डाइट खराब रखेंगे उतने आपको हार्ट इश्यूज, लिवर इश्यूज, डायबिटीज, ये प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं। मरियम, खवातीन के जो गोल्स होते हैं वो भी गोल मटोल होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, कोई पतला होना चाहता है, कोई फिजिकली जस्ट फिट होना चाहता है। आपकी जिन लड़कियों से रोज़ मुलाकात होती है, उनके उमूमन गोल्स क्या होते हैं, वो क्या करने के लिए आती हैं, क्या सोच लेके आते हैं? पहले 1 साल पहले तक मैं कहूँगी कि जब तक कोरोना नहीं हिट हुआ था ना, लोगों को बस सिर्फ लगता था जिम जाने का मतलब है पतला होना है, ठीक है। लेकिन आफ्टर कोरोना लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आई है। आई थिंक इसमें डॉक्टर्स ने बहुत रोल प्ले किया है कि उनको एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ इंगेज करें, बिकॉज ऑब्वियसली कोरोना जब हुआ था तो मेंटल
हेल्थ बहुत डिटीरियरेट हुई थी। प्लस इम्यून सिस्टम आपका इम्यून सिस्टम वो, तो लोगों को जब अवेयरनेस आनी शुरू हुई तब उनके गोल्स बदलना शुरू हुए। अब मेरे पास लोग आते हैं और ये कहते हैं कि हम एक हेल्दी फिट लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो वीक फील कर रहे हैं वो। What is healthy fit lifestyle? So healthy fit lifestyle is taking care of yourself, not only physically but mentally, financially. It includes everything. It's not just staying active या बस workout कर लिया. No, it's a combination of a lot of things. आपकी स्लीप है, आपका पानी कितना पी रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आप कितना एनर्जी है आप में कि आप उठ के कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। आप क्या खाली 9 to 5 नौकरी कर रहे हैं, घर आके सो रहे हैं, फिर उठ के वही रूटीन रख रहे हैं? ये जिंदा रहने का कोई तरीका नहीं है। तो हम लोग ला रहे हैं, आप अगर टाइम है आपके पास जिम जाएं, नहीं है ऑनलाइन आ जाएं, वो भी टाइम नहीं है, 1-2 वीडियोस खोलें यूट्यूब पे, हमारी खोल लें, किसी और की खोल लें, हम किसी नहीं जलते, आप आएँ लगाएं और थोड़ा के साथ साथ वर्कआउट करें। एक दिन में कितनी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है एक हेल्दी बनने के लिए? हम लोग पागल हैं, हम लोग 4-4 5-5 घंटे कर रहे होते हैं वर्कआउट, क्योंकि हमारी अलग अलग क्लासेस भी होती हैं। बट आप हफ्ते में 4 दिन, दैट्स इट, 4 दिन 1 घंटा दें, दैट मेक्स यू, आप खुद रहते हैं, सॉरी कट यू ऑफ, आप खुद उस मूड में आ जाते हैं कि मैं और दूं, थोड़े टाइम के बाद और दूं, बिकॉज आप फर्स्ट करें, अभी भाग नहीं सकते सही, आप चलना स्टार्ट करेंगे, 1 महीने में आप थोड़ा सा भागेंगे 1 किलोमीटर, आप बोलेंगे अब मैं 3 पे जाऊँ, फिर मैं 5 पे, फिर मैं 10 पे, इसी तरह से मैं 25-25 30 किलोमीटर भाग लेता हूँ। वंडरफुल। सो मरियम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? लोग जाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कार्डियो की तरफ एक्टिव हैं, या अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर भी रही हैं तो लाइट सा टचअप करके साइड पे हो रहे हैं, और खास तौर पे हमारी फीमेल्स। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? सो सबसे पहले तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फ़वाइद की बात करें, सो ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, इट्स ऑल्सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। रेजिस्टेंस इज एनीथिंग कि आप कोई चीज़ उठा रहे हैं और उसमें आपको एफर्ट लग रही है, इट्स एडिंग रेजिस्टेंस। सो चाहे वो मशीन से करें, चाहे आप फ्री वेट करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आर द सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग। उससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों को लगता है कि वो कार्डियो करेंगे ना, जितना ज़्यादा भागेंगे और जंपिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे, और लड़कियों को ज़्यादातर ये मिसकंसेप्शन है कि वो सबसे पहले आके ट्रेडमिल पे चढ़ जाती है। वेट ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जब आप ना सिर्फ उस वक्त कैलोरीज बर्न करते हैं जब आप कर रहे होते हैं, बल्कि थ्रू आउट द डे आपकी कैलोरी बर्न होती रहती है, because your body is trying to cool down. It's a scientific science based fact कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, so your body is trying to cool down the entire day. So आप गाड़ी गरम छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर तक गरम रहती है, राइट? सेम लॉजिक मैं अपने क्लाइंट्स को सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। आप समझें आप एक गाड़ी की तरह है आपकी बॉडी, उसको लुब्रिकेशन चाहिए, उसको ऑयल चाहिए सही टाइम पे, मतलब सही खाना, उसको पानी सही चाहिए, वरना वो सूख जाएगा, हेड फट जाएगा। 1000 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो आप खुद अपनी ज़िंदगी में कर लेंगे। लाइक एक बहुत छोटी बता देता हूँ, सुबह उठ के कोई लोग ORS ऐसा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लेते पानी के साथ, सिर्फ आप वो लेना शुरू कर देना सुबह में, आपकी एनर्जी लेवल्स पूरे दिन के चेंज हो जाएंगे। वेरी नाइस। लेकिन हम करते नहीं। खवातीन खास तौर पे जिम जाते हुए कौन सी ऐसी मिस्टेक करती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? एक तो आपने ये जाते ही ट्रेडमिल पे भागने वाला था, इसके अलावा मिथ्स, कॉमन मिथ्स, बातें करने शुरू हो गए। फोन बातें जिस काम के लिए जाती है वो करे ना, इससे मिली सबसे ज्यादा ये वर्कआउट करते नो, बिकॉज़ आई एम अ ट्रेनर, राइट? सो पीपल, लोग आते हैं, कुछ सवाल होता है तो आई डोंट वांट टू बी रूड के भाई जवाब ही ना दे। आई हेट इट कि हाँ। और दूसरा ये, एक को एक्सरसाइज करते हुए देखा वो कर ली, फिर किसी और को वो देखा वो, अपना कुछ नहीं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। यू नीड टू, आप जब जिम में जाएं आपको पता होना चाहिए ये 4 एक्सरसाइजेज मैंने करनी है और इसके 4 राउंड करने हैं। और वो 4 एक्सरसाइजेज कौन बताएगा कि किसने करना? अगर आपको नहीं पता तो थोड़े पैसे खर्च करें, और जो प्रोफेशनल, जैसे हम स्कूल जाते हैं, आपकी गाड़ी खराब होती है, कहाँ जाते हैं? मैकेनिक के पास, मैकेनिक ढूंढे, मैकेनिक ढूंढे। नहीं पता ना, हमें सब चीजें नहीं पता होती। हम लोग एज अ ट्रेनर, हम लोग खाली एक्सरसाइज दिखाना नहीं होता, हमारे को इंसान की, एक तो हम लोग सुनते हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स पूरे दिन की, एक वो मेंटल हेल्थ का भी इशू, उनके न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं हम लोग, बिकॉज हम लोग उनको एक डाइट प्लान देते हैं, उनको बताते हैं ये इस तरह से खाओ, और फिर वो लोग फ़ोन करते हैं, मैं ये खा रहा हूँ, सही है, ये खा रही हूँ, सही है, ये भी हेल्प करना होता है। बहुत लोग हैं अभी आए हैं सिंपल ये बोलने के लिए कि हमें स्ट्रेंथ चाहिए। इसके लिए बेसिक सिंपल एक चीज़ है, अपना प्रोटीन इंटेक सही करें। जैसे बात कर रहे थे, हम लोग रहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में,
और हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे को इनफ प्रोटीन नहीं मिलता है। इवन फर्स्ट वर्ल्ड में लोग जो जिनको जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों की, वो लोग नहीं लेते इनफ। जब आप प्रोटीन अपना सही कर देते हैं तो आपके सारे बॉडी के प्रोसेसेस चलने शुरू होते हैं, क्योंकि ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो आपके बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब आपके पास एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं होंगे तो आप जो पजल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बॉडी से उसको सही करने की, वो आप बना ही नहीं सकेंगे। Amazing. Well, thank you so much, Shiraz. Thank you so much, Mariam, for coming. It's a wonderful discussion. और we hope कि पाकिस्तान भी एक फिटनेस की तरफ फिटनेस फ्रीक पूरा कंट्री बन जाए, ताकि वो कहते हैं ना कि हर किसी ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के नीचे तो फिटनेस फ्रीक लिखा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान के नीचे फिटनेस फ्रीक लिखा हुआ आ जाए। Well, thank you so much for joining. एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। हमने अपने दौरे हुकूमत में मजलूमों का जालिमों से, कसूरवारों से बेकसूरों का हिसाब लेने की कोशिश की। खलील खालिद ने अब्दुल हमीद से गद्दारी क्यों की? अपने भाई के लिए मुल्क का सौदा कर दिया। जंग के लिए मैदान तैयार है। आपके शौहर जिंदा है जमीला सुल्तान। उन्होंने हमारे खिलाफ एक बड़ा महाज खोल लिया है। वो अब जान गए हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। खेल ये है पाशा, एक धमाका होगा जिसके बाद सिपाही सुलूफ लोगों गाड़ी से निकाल लेगा। गोली चलाओ! जब तक अब्दुल हमीद की लाश के टुकड़े टुकड़े खुद अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक यकीन नहीं करूंगा मैं। हमें तुर्क फौजियों को मारना है। अब उसे दिखाऊंगा कि असल सरपरस्त मैं हूँ। मैं तमाम अच्छी कहानियाँ अख्ताम को जरूर पहुँचती हैं। अब्दुल मजीद खान के बेटे अब्दुल हमीद खान अपनी रजा से अपने बड़े भाई के लिए तख्त से दस्तबरदार हो रहे हैं। भारतीय हुकूमत को उस वक्त शदीद झटका लगा जब G20 कॉन्फ्रेंस के मुतअद्दिद ममालिक ने श्रीनगर में होने वाले इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। मकबूजा खित्ते में इजलास के इनेकाद की मुखालफत में चीन सरफहरिस्त रहा। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मिस्र ने G20 इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। भारतीय अफवाज ने G20 इजलास से कबल कश्मीरियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया और उन्हें जुल्म सितम का निशाना बनाया। श्रीनगर को G20 इजलास के लिए फौजी कले में तब्दील करने वाला भारत हालात के मामूल पर आने का दावा कैसे कर सकता है? पाकिस्तान हमें बेमिसाल कुर्बानियों से मिला है। आज हम आज़ाद फिजाओं में सांसें ले रहे हैं। एहतजाज हर पाकिस्तानी का आईनी बुनियादी हक है। एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, गाड़ियों को नजर आतिश करना, दफातर को नजर आतिश करना, ये पुरअमन एहतजाज नहीं है। फौज हमारी है। इस फौज ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। महमूद भट्टी पेरिस से बोल रहा हूँ। मुझे इतना अफसोस हुआ है जो आर्मी, हमारे मुल्क की आर्मी जिसने इस मुल्क को बनाया, मुल्क को बचाया, और आर्मी के साथ उन्होंने क्या किया। लाहौर के कोर कमांडर के घर के आग लगा दी, बाकी चीज़ों को मुझे पता चला है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं एक अपील अपने मुल्क से करूँगा
प्लीज़ बचाएं इस प्यारे पाकिस्तान को, बचाएं इस प्यारी आर्मी को। थैंक यू। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत से टैलेंटेड लोग हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, लेकिन आज जो शख्सियत मौजूद है उनका काम बहुत ही मुनफरिद है। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी गाड़ियाँ, कुछ पुराने मोटरसाइकिल या स्क्रैप की बात करने, उससे एक ऐसी नई कोई चीज़ बनाना जो देखने वाला हैरान रह जाए, यही इन शख्सियत का खासा है। पुरानी मोटर बाइक से नई गाड़ी बनाना, ये इतनी यूनिक बात है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये करते हैं। और ये आप कुछ विजुअल्स भी देख सकते हैं किस तरह से ये चीज़ें बनाते हैं, और इनकी बनाई हुई गाड़ियाँ, बाइक्स, या जो भी नया इनका आर्ट होता है उसको लोग लेके जाते हैं अपने इवेंट्स को यादगार बनाने के लिए। और ये इवेंट्स की भी आप लोग देख सकते हैं वीडियोस। एग्जैक्टली, इवेंट्स की भी वीडियो हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये सारी चीज़ें बनती कैसे है, कितना टाइम लगता है, और क्या हर वक्त यही काम करते हैं, इसके अलावा भी कुछ करते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। बेसिकली तो इनका फैमिली बिजनेस है ज्वेलरी का, और ज्वेलरी से रिलेटेड ये काम करते हैं और उनसे मुंसलिक हैं, इसको एज ए हॉबी, एज ए पैशन चला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यूसुफ राव साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग। यूसुफ भाई, ये शौक बचपन से था या फिर बड़े होके ये शौक हुआ? बेसिकली मॉडिफिकेशन और गाड़ियों को तैयार करने का शौक तो बचपन से ही था। मतलब पहले टीन एज के अंदर खुद जो गाड़ी यूज़ करते थे वो उसको मॉडिफाई कर ली, जैसे जनरल लोग मॉडिफाइड करते हैं। तो 2015 में एक थोड़ा सा माइंड हुआ कि कुछ कुछ यूनिक करें। मतलब मॉडिफिकेशन तो हर कोई कर रहा है, हर कोई कर भी सकता है, इतना कोई मुश्किल जॉब नहीं होती, चीज़ खरीदो और लगा लो। तो हमने 2015 में स्टार्ट किया, एक पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बीटल ट्राइक के नाम से। बीटल ट्राइक? जी, बीटल ट्राइक। उसमें हमने एक फॉक्सी ली पुरानी स्क्रैप में से, जिसका कोई चेसिस नहीं था, एक बाइक लिया, उसको दोनों को मर्ज करके हमने एक जो है ना यूनिक सा प्रोजेक्ट बनाया, जिसको हमने अपना नाम दिया बीटल ट्राइक के नाम से। एज एक यूरोप का ट्रेंड था, उसको फॉलो करते हुए कि ट्राइक ट्रेंड को हमने ज़रा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना है। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट आया 2016-17 में, हमने उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर हमने एक पबजी गेम बड़ी फेमस हुई, उसके अंदर एक बग्गी थी, वो हमने खुद से डिज़ाइन की। मतलब उसी थीम को रखते हुए हमने जो है ये बीटल ट्राइक जो इस वक्त नजर आ रहा है। जी, ये बीटल ट्राइक। इसके बैक पे ये क्या है? ये जो गाड़ी है बेसिकली ये किट कार है। आप अगर यूरोप कंट्रीज में जाएं तो आपको विंटेज कार की जो है ना किट कार्स मिल जाती हैं। किट कार बेसिकली फाइबर के अंदर बनती है, मतलब उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो फाइबर की होती है, लेकिन ओरिजिनल डायमेंशंस और ओरिजिनल गाड़ी के मुताबिक होती हैं। तो हमने उसको भी थोड़ा सा अपने इनलाइन कर लिया। और इसकी हाइट भी छोटी नहीं, ये एक ओरिजिनल आप प्रिंस चार्ल्स देखेंगे, अगर वो स्टिल अभी ये गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसी की डीटो कॉपी जो है वो अपने पास बनाई हुई है। इसके अलावा हमारे पास जैगवार की कॉपी बन रही है, लैम्बोर्गिनी 2010 मुर्सिलागो हम बना रहे हैं। मतलब यूनिक जो चीज़ें पाकिस्तान में लोग नहीं करते, ये सोच नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें जो है, जैसे लैम्बोर्गिनी की आपने बात की, इस पे एक्सपेंस कितना आ जाता है? ये प्रोजेक्ट मतलब अपने शौक के हिसाब से होते हैं, आप इसमें जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना अच्छा बनेगा। क्या कम पैसों में भी बनता है? जो हमारा मिनिमम कोई प्रोजेक्ट है, जैसे अभी आपने मेरा देखा होगा टर्बो ट्राइक जो अभी लेटेस्ट बाइक है, उसके अंदर गाड़ी का इंजन है, फ्रंट सस्पेंशन उसकी बाइक की है, बैक सस्पेंशन उसकी गाड़ी की है। उसकी जो प्राइसिंग है 10 to 15 लाख के अंदर आता है। वो डिपेंड करता है कि आप इंजन कौन सा डालते हैं,
उसके स्पेसिफिकेशन कैसे रखते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर प्राइस वेरी और करती आपको है। टाइम कितना लग जाता है एक मॉडिफिकेशन? एक जो प्रोजेक्ट है तकरीबन हमारा 6 to 8 मंथ मिनिमम लग जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है, उसको हो सकता है साल 1.5 साल और भी लग जाए। तो सर इसके लिए तो बड़े कमाल के कारीगर चाहिए। देखें, ये कुछ अपना शौक होता है, फिर कुछ एक्सपर्टीज आपको बाहर से भी लेनी पड़ती है। अब मैं आपको जिस तरह बताता हूँ, किसी बंदे ने एक गाड़ी रखी है, उस एक का काम कराने के लिए उसको पूरा दिन बैठना पड़ता है। तो आप क्या इस 6 महीने देखें, जब ये शौक होता है ना, अब मेरा बिजनेस तो अलग है, ठीक है, बट मेरी ये हॉबी है, तो हॉबी के लिए मैं सुबह 6 बजे भी उठ जाता हूँ। रात को अगर मुझे 11 से लेके सुबह 2 बजे तक 3 बजे तक भी बैठना पड़े तो मैं कर लेता हूँ। आपने अपनी कोई पक्की टीम बनाई हुई है, डिफरेंट लोगों से काम करा लेते देखिए, हैं? कुछ टीम वर्क भी है, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने पक्का हायर कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, काम ज़्यादा कर रहे हैं, हम डिलीवरीज भी कर रहे हैं, ऑर्डर पे भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी एक्सपर्टीज़ से बाहर हैं। मतलब मैं उस चीज़ को जितना समझ सकता हूँ उतना करता हूँ, बाकी जितना काम कोई अच्छा एक्सपर्ट हमें मिल जाता है उससे हेल्प आउट ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन करते सारा हम अपनी अंडर सुपरविजन में हैं। अच्छा, आप लोग पहले इसका क्या 3D मॉडल तैयार करते हैं गाड़ी के? नहीं, पहले ये बिल्कुल समझ लें कि देसी तरीका है। मैं ड्राइंग करता हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, उस तरह की मैं खुद ड्राइंग करता हूँ, फिर मेरी टीम बैठती है तो हम उसको फाइबर में पहले लकड़ी का मोल्ड बनाते हैं, उसमें देखते हैं उसकी शेप सही बन रही है, फिर उसके बाद उसके ऊपर से फाइबर का मोल्ड उतारते हैं। मतलब जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको हम काट के बार बार। और ये आप ढूंढते कहाँ से हैं? पुराने इंजन, पुरानी कारें, पुराने बाइक्स? ये बहुत मतलब पाकिस्तान में ना आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स, इंजन, चीज़ें वो पाकिस्तान में गाड़ी तो फारिग नहीं होती, कम से कम अब 70 साल पुरानी भी गाड़ी जो है वो चल रही है। देखिए, वो इसलिए चल रही है जो शौकीन लोग हैं। मतलब मैं भी पहले रिस्टोरेशन करता था, मतलब पुरानी गाड़ी लेता था 60s की 70s की, उसको रिस्टोर करना और चलाना, तो इस तरह का शौक ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। अब कुछ ऐसी गाड़ियाँ जिनके चेसी ख़त्म हो चुके हैं, जल चुकी हैं, ख़त्म है, तो उनकी बॉडीज़ हमें मिलती हैं कि हम कहते हैं इसका क्या करें, तो हमने उस बॉडीज़ को यूटिलाइज, मतलब एक पुरानी चीज़ को दोबारा लाइव करने के लिए हमने ये काम शुरू किया कि हम पुरानी बॉडीज़ को उठाएं, उनके साथ आप रेंटल सर्विस पे सिर्फ काम कर रही हैं या दोबारा से अब आपके पास ऑर्डर ऐसे भी आ रहे हैं कि बना के आप सेल कर रहे हैं? अभी ये कि जब से मैंने स्टार्ट किया पहला बीटल ट्राइक, अभी मेरे ख्याल से कि 10 या 12 बीटल ट्राइक बन चुके हैं। 3 से 4 हमने बनाए, उसके बाद लोगों ने कॉपी भी करना शुरू कर दिया। लोगों को समझ आया कि ये बिज़नेस भी अच्छा है। हमारा थोड़ा सा इसमें एक मोटिव था कि 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जब बंदा सोचता है कि 10 लाख रुपये मैंने लगाना है तो मैं किस काम पे लगाऊं, तो मोस्टली लोग छोटे मोटे डिफरेंट कामों में लगाते हैं और उसमें प्रॉफिट रेशो इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर कोई बंदा 10 लाख के अंदर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और ऐसा यूनिक बिजनेस करता है तो इसकी इनकम बहुत अच्छी है। जैसा ठीक है, मतलब रेंटल इवेंट्स के जब हमारे पास जाती हैं चीज़ें तो आपको 3 to 4 आवर के 20,000, 15,000, 25,000 आपको मिलते हैं, और अगर महीने में इसी तरह के 4 से 5 इवेंट आप करते हैं तो आप अच्छी अमाउंट कमा लेते हैं। और लोग आपसे फरमाइश करके बनवाते भी हैं अपनी मर्जी की चीज़ें? जी, हमारे से लोग ऑर्डर करते हैं, मतलब मेरा एक प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसको लोग पसंद करते हैं तो दूसरी सिटी के लिए कि मतलब हमें आप या तो ये रेंटल यहाँ तक दे दे, तो हम कहते हैं रेंटल नहीं देते, तो वो कहते हैं अब हमें बना दें, हम खुद उसका बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये समझाएं कि अब जिस तरीके से आपने बोला कि चेसिस नंबर कुछ के ख़त्म हुए होते हैं तो उस पर आप जो लगाते हैं नंबर वगैरह, वो कौन सा होता है? बाइक का आप यूज़ करते हैं, गाड़ी का यूज़ करते हैं, वो रोड के लिए है पॉसिबल या सिर्फ इवेंट्स के लिए? इसमें देखें थोड़ी सी डिफरेंट कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ हम जो चेसेस यूज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारी जितनी भी चीज़ बने लीगल बने। ठीक है, लीगलाइजेशन के लिए हम ये कहते हैं, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में आप जाएँ किट कार्स जो बनाते हैं वो उसके चेसी को जाके चेक करते हैं, उनको विन नंबर दिया जाता है और वो रजिस्टर करके रोड पे चला सकते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आप अपना चेसी बना के उसको विन नंबर नहीं ले सकते। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमें पुराने चेसी मिल जाएं, बाइक के चेसी मिल जाएं, गाड़ी के चेसी किसी का तो मिले दोनों में से। मतलब जिसका चेसी हमें मिल जाता है, जिसके ऊपर हम बॉडी रख सकते हैं, तो हम उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी रोड लीगल होती है। आप अगर ये काम नहीं करते, अपना चेसी खुद डिज़ाइन करके बनाते हैं, हालांकि हमारी टीम बना सकती है, लेकिन हम उस काम पे इसलिए नहीं जाते, वो इलीगल हो जाता है। अच्छा, आपकी इतने सारे मॉडिफिकेशंस देखकर इन मॉडिफिकेशंस में कोई इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन अपनी अपनी गाड़ियां कराने में बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं? आप बहुत सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं? जी, बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि आपने ये चीज़ बनाई है तो इस तरह हमारी गाड़ी को इस तरह कर दें। कोई कहते हैं लिमोजीन बना दे, कोई कहते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे बगी बना दे। मतलब अभी हम इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे जो हमारी अपनी रेंज से बाहर हो। ठीक है, जो चीज़ हम खुद लीगल करके चला सकते हैं। अपने इस शौक पे आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तो मतलब अपनी जो
प्रॉपरली अगर इस हॉबी के ऊपर काम करना है और इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है 2015 से कर रहा हूँ। 2015 से। और अगर वैसे शौक की बात करें तो मॉडिफिकेशन तो मतलब बचपन से चली, जब से मतलब टीनेज से स्टार्ट हुए, गाड़ी पहली ली तो उसको मॉडिफाइड करना। लास्ट चीज क्या नेक्स्ट है मॉडल? अभी जो नेक्स्ट हमारे जो है 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर हम हार्ले सिंड्रेला कैरेज बनाना चाह रहे हैं। हार्ले सिंड्रेला, हाँ, मतलब उसको हमने एक थोड़ा सा यूनिक देना चाह रहे हैं कि एक हार्ले आगे और उसमें पीछे जो कैरेज है वो सिंड्रेला, जो हम कार्टून और मूवीज़ में देखते हैं, ठीक है, कि सिंड्रेला कैरेज होता था, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा अपने लेटेस्ट वे में देंगे। वंडरफुल। वेल, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके काम के लिए। एक ब्रेक, हमारे साथ रहें, वापस आते हैं। आप सियासत ज़रूर करें, लेकिन कम से कम ये अच्छे अंदाज में भी हो सकती है, पुरअमन भी हो सकती है। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से, भले ही उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, पुरअमन रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, अपनी चीज़ों को ना जलाएं। ये हमारी हैं, ये किसी गैर मुल्क की नहीं है। सियासत कीजिए, जहालत ना कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई भी और उनके बारे में बात भी की, लेकिन इमर्जिंग टैलेंट को हम कभी नहीं भूलते। वो लोग जो गुलकारी की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारे सेट पे आते रहते हैं, उनसे बातचीत भी होती रहती है। तो आज ऐसे ही एक उभरते हुए गुलकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ उनकी, बहुत अच्छा गाते हैं। कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ आप तक पहुँचा सकें। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं रमीज़ इसाक। अस्सलाम वालेकुम रमीज़, खैरियत से आप? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। रमीज़ भाई, कितना अरसा हो गया मौसीकी की दुनिया से वाबस्तगी से? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने, अरे आपके आने के लिए शुक्रिया। मुझे राउंड अबाउट तकरीबन हो गए हैं 10 से 12 साल हो गए इस फील्ड में। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो ये पहले ख़ानदानी कोई सिलसिला था या खुद पहले? नहीं, ख़ानदानी तो नहीं कह सकते, बस यही कह सकते हैं कि जिस तरह एक स्टोरी चलती आ रही है कि टीचर शौक था, फिर टीचर ने प्रमोट करवाया। सीखा किससे आपने? मैं PNCA से, मेरे 2 टीचर हैं, एक सर साकी हैं साकी साहब हैं और एक आमिर शहजाद साहब हैं। ठीक है, तो उनसे मैंने इनिशियल अपनी जितनी क्लासेस हैं स्टार्ट की। अभी बल्कि अभी भी एक लर्निंग प्रोसेस में ही है। तो कोई स्पेसिफिक जॉनरा है आपका? तकरीबन हर जॉनर में गाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, राहत फ़तेह अली खान साहब को मैं ज़्यादा ठीक है। तो मतलब तो उसमें भी ज़्यादातर कवाली वाली साइड या उनके गीत? नहीं, गीत वाली हर जॉनरे में तकरीबन वर्सटाइल। और राहत फ़तेह अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इसके अलावा तकरीबन सब कोई गाता हूँ। तकरीबन सबको। आपको ज़ाती तौर पे पसंद कौन है? बहुत सारे यही 2 सिंगर्स हैं जिनको मतलब लोग ये भी कहते हैं कि वोकल मेरी बड़ी खरज वाली है, खुले गले गाऊँ, तो मतलब ज़्यादा मैं यही पसंद करता हूँ। आपका ओढ़ना बिछोना म्यूजिक ही है, आप इसके अलावा आपका कोई शौक, कोई बिजनेस कुछ नहीं? कोई नहीं, मैं बस फुल टाइम म्यूजिक, बस मौसीकी। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मौसीकी को देखते हुए
आपको क्या लग रहा है हमारे जो नाम प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ से, इस खित्ते से, ख़ासतौर पे पाकिस्तान से, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जिनका दिया हुआ आज दिन तक मौसीकी की इंडस्ट्री खा रही है, तो ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन से अब जो सिंगर्स निकल रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने समेत? क्या आपको रोशन मुस्तकबिल नज़र आता है मौसीकी का? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही है। आप देखें, और दूसरा सोशल मीडिया, पहले इतना उसमें नहीं था कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम आगे आ सकते थे। अब तो हमें बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिले हैं कि जितने भी लोकली सिंगर हैं, ख़ासतौर पर लोकली सिंगर मैं बात करूँगा, कि वो बहुत आगे आ रहे हैं और अपना टैलेंट प्रमोट करवा रहे हैं, दिखाने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो रोशन मुस्तकबिल, और प्रॉपर सीख के आएँ फिर तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। बहुत सारे लोग नहीं सीखते, वैसे कहते हैं कि हम गॉड गिफ्टेड हैं या वैसे ही नेचुरली उनकी आवाज़ अच्छी होती है, क्या उनके लिए सस्टेन करना इजी होता है इस इंडस्ट्री में? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आके आपको फील होता है नहीं काश हम सीख के आते। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में है कि सीखना लाजमी है। ले मेरा ख्याल है थोड़ा माहौल बन गया, तो क्यों ना आपसे कुछ सुन लिया जाए। जी जी बिल्कुल, जो भी आप जी मैं बिल्कुल स्टार्ट एक हमसे करूँगा जी जी शो का आगाज़ भी और स्टार्ट भी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, निज़ाम
में हस्ती। वेरी नाइस। बहुत सारे सिंगर्स को वैसे हमने देखा है कि रमीज वो अपने साथ गिटार रखते हैं। जी जी। क्या आपने भी कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करना शुरू किया था साथ शुरू में? जी मैं हारमोनियम प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत तो लेकिन अभी क्योंकि मेरे साथ म्यूजिशियंस हैं तो इसलिए मैं साथ अरे लेकिन- बिल्कुल, बल्कि हम उनको लाजमी मेंशन करना चाहेंगे। आप लोग जो म्यूजिशियन इस वक्त पीछे सुन रहे थे, बोर्ड प्लेयर पे हमारे साथ मौजूद थे आमिर शहजादा साहब और उनके साथ ढोलक प्लेयर मौजूद थे शाहरून भाई। आमिर शहजादा साहब का मैं जिक्र करूँगा, मेरे टीचर भी हैं ये। जी जी। अच्छा, और यही बहुत मुझे खूब। सिखा रहे हैं। और साथ सरसा की वो तो आर्ट काउंसिल में PNCA में है, लेकिन साथ मेरे टीचर भी आए हुए हैं। बहुत खूब। मुझे ये बताएं कि आपका अपना सिर्फ और सिर्फ सिंगर के तौर पर ही रहने का सीन है या आगे बढ़ के आपको चाहते हैं कि कोई मैं जाऊं एज ए म्यूजिशियन प्रॉपर्ली कंपोजिशन की तरफ में जाऊं? नहीं, सिर्फ वोकलिस्ट मैं फोकस करूँगा, एक ही अच्छा। चीज़ पे मैं फोकस करूँगा प्रॉपर। तो कंपोजिशन। और कितना अर्सा हो गया आपको सीखते हुए? तकरीबन मुझे 8 साल? 10 से 12 साल हो गए। अच्छा, बहुत सारे हम देखते हैं बड़े अच्छे अच्छे नाम जो NCA से सीख भी रहे हैं, आपके कोलीग्स में या आपके क्लास फेलोज या जो भी आपके साथ और लोग सीखते हैं, कितना पोटेंशियल आपको नज़र आता है? कितने टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं? और ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करते, उसका फ़ायदा नहीं उठाते। एग्जैक्टली इसी तरह देखें, सीख तो हर कोई रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, आगे निकलना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह, किस वे में चलें कि हम आगे निकलें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपने की आपके नज़दीक? नहीं, स्टार्ट में मैंने नहीं की थी, मुझे खुद एक आइडिया नहीं था, लेकिन प्रॉपर टीचर्स मुझे मिले हैं, उनकी गाइडलाइन से फिर मैं आगे आया हूँ। तो माशाल्लाह अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर मैं एक वे पे चल रहा हूँ। एक सिंगर को बनने के लिए, प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए उसके अंदर क्या बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके बाद वो सोच सकता है कि हाँ मुझे म्यूज़िक सीखना चाहिए? मेरे ख्याल में उस्ताद भी यही कहते हैं कि बेसुरा फिर बर्दाश्त होता है, बेताला नहीं। बेताला तो नहीं। ताल में होना लाजमी है। ठीक। आप ताल में हैं तो सुर में ताल में कैसे होते हैं वैसे? मुझे नहीं पता। बीट के है, साथ सिंक हर चीज़ की एक को बीट pick है। करना। हाँ, बीट पे एक सम पे एक बीट में रह के आपने परफॉर्म करना है। तो मेरे ख्याल में एक ताल में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास गालिबन वक्त भी कम रह गया है, तो बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। हम इसको बाकायदा तौर पर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लास्ट में जो है वो सॉन्ग ऐड करें। ख़वातीन और हज़रात, मुझे सलमा को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से कल। बहुत सारा ख्याल रखें। जी रमेश भाई। अच्छा, मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक सॉन्ग परफॉर्म करूँगा, किसे दा यार ना बिछड़े। ज़रूर कोशिश करूँगा गाने की। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जी जी। आना पानी पानी रे नी पर सनी धनी द बनी नी द जनी नी नी द नी द पानी पानी रे पर एस तू डाडा दुख ना कोई, एस तू डाडा दुख ना कोई, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। एस तू डाडा दुख ना कोई, ऐस तू डाडा दुख ना कोई, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े।
लगदियां ने बरसातां हो ना गणवांगू टंगदियां रातां पतझड़ लगदियां ने बरसातां दुख लाउंदे ने दिल विच ढेरे चारों पासे दिसण अंधेरे दुनिया विछड़े नहीं परवाह दिलदार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े इस तू डाडा